तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में, नई वैल्यूज़ के साथ में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर पेपर सेट करवाऊंगा, और ये इस सीरीज़ का आज जो मैं करवाने जा रहा हूँ, सेट नंबर 8 कराने जा रहा हूँ। और एक और ज़रूरी चीज़, मैं अपने सभी स्टूडेंट से और सभी व्यूअर्स से, यूट्यूब व्यूअर्स से माफ़ी चाहूँगा कि पिछले एक हफ्ते से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। उसका एक रीज़न है, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही थी, और दूसरा ऑफलाइन बैचेस का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था। अभी एयरफोर्स वालों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनकी नाइट बैचेस 7 बजे से रात को वो 10 बजे तक कंप्लीट हो पा रही थी, और फिर अगेन फिर मॉर्निंग में मेरे को 8 बजे से बैच पढ़ाना होता है, तो इस वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब मैं इसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपको रेगुलर मिलती रहेगी। आप जैसे पढ़ते थे उसी तरह से क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको आर्टिकल फिल करना है। मैं बार बार आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर ज़रूर देखने को मिलता है। एक बार मैं चेक कर लूँ सब कुछ ओके है कि नहीं है। ये थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट का इश्यू आ रहा है। ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं 1 से स्टार्ट करने वाला हूँ। 1 में मेरे पास में द डैश बेड यू स्लीप इज ब्रोकन। जिस बेड पर आप आराम करते थे वह टूट गया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एक ऐसा बेड था जिस पर आप आराम करते थे और वही बेड टूट गया है। तो अगर किसी चीज़ की चर्चा दो बार की जाए या स्पेसिफिकली उसके बारे में बताया जाए बार बार, तो हम दी का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर। एरर आपको फाइंड करनी है। आई हैव मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे यस्टरडे आ गया तो पास्ट टेंस बन गया। यस्टरडे आ गया, पास्ट टेंस आ गया, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढना चालू करिए। हैड बीन आ रहा है, गलत हो गया। हैव बीन आ रहा है, ये भी गलत हो गया। वाज मीटिंग आ रहा है, गलत हो गया। मेट माई फ्रेंड, दैट इज ओके, ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पर, और थर्ड क्या कह रहा है इसको जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो चर्चा है वो मैकबुक बिलोंग टू जेवियर। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको प्रॉपरली सेट करना है। दैट मैकबुक, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, और सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हमको एस लगाना पड़ता है। तो मैक बिलोंग्स हो जाएगी, फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। सर ये आपने इज बिलोंग क्यों नहीं लिया? देखो इज एम आर लगा रहे हो तो फिर आईएनजी लगाना पड़ता है। इज बिलोंग टू पैसिव वॉइस होता तब बिलोंग टू करते, बिलोंगिंग नहीं होगा। एक चीज बिलोंग में ना कभी आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही बनता है। क्या रहता है, प्रेजेंट फॉर्म में बनता है, इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। द टीचर वॉज टेकन अबैक बाय द ऑडेसिटी ऑफ द न्यू स्टूडेंट। देखिए टीचर क्या हो गया कि ऑडेसिटी का मतलब होता है बहादुरी। तो नया जो स्टूडेंट था वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, इतना ज़्यादा बहादुर था कि उसके अचानक से बहादुरी वाले रिएक्शन से टीचर क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया। तो इधर पर ये जो वर्ड आया है ना, टेकन बाय, इसमें ही एरर है। यानी एरर कौन से वाले पार्ट में? अच्छा देखिए, पहले अक्सर क्या होता था, ए बी सी डी यहाँ ऊपर लिख कर आता था या साइड में लिख कर आता था, लेकिन अब ए बी सी डी कैसा दे दिया, स्टूडेंट के बाद में लिख दिया ए बी सी डी। यानी बी वाला पार्ट कौन सा है, अबेकन, इसमें ही एरर है। अब करेक्ट क्या करना है देख लीजिए। टेकन बाय बैक नहीं होता, टेकन अबैक होता है। क्या होता है, टेकन अबैक। टेकन अबैक का जो ये एक फ्रेज है, टेकन अबैक, और जिसका मीनिंग होता है हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाना या स्टार्टल हो जाना। तो वो क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए टीचर जब बच्चे ने मिसबिहेव किया। आगे देखते हैं, अगली जो है हमारे पास में स्टेटमेंट, उसमें हम लोग देखेंगे क्लोज पैसेज को। इट इज़ जनरली डैश द मेथडोलॉजी ऑफ द टीचिंग लर्निंग इज कंसर्न टू टीचर ओनली। देखिए अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो पढ़ाने का जो प्रोसेस है वो केवल टीचर से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। तो देखिए प्लान तो नहीं होता, विज तो इच्छा जाहिर करना होता है, होप आशा करना, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों का भरोसा है। लर्नर्स हैव डैश और नथिंग टू डू विद इट।
यानी जो सीखने वाले बच्चे हैं उनको इससे कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, उनका इससे कोई लाइट, हल्का फुल्का, मिनट, एक आध मिनट का, स्पार्स, विरल, लिटिल, लिटिल और नथिंग टू डू। मतलब बच्चों का इसमें, जो सीखने वाले बच्चे हैं उनका इसमें कोई लेन देन कम होता है। बट दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन ये सत्य नहीं है। द टीचिंग लर्निंग, क्या बोल रहा है वो, द टीचिंग लर्निंग डैश आर कंसर्न टू द लर्नर एज वेल। जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो लर्नर से भी जुड़ा हुआ है साथ में, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग को अभी क्या बोल रहे थे, देखिए यहाँ पर मेथड बता रहे थे ना, मेथडोलॉजी। तो टीचिंग लर्निंग मेथड्स होना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर। इसमें क्या होता है, लर्नर भी जुड़े होते हैं, सीखने वाले भी जुड़े होते हैं। नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर टॉट एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर द लर्नर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। इसमें पता चलता है कि सब्जेक्ट क्यों ज़रूरी है, डिफरेंट सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाना ज़रूरी है, क्या इनके महत्व है। बट इट हैज़ मोर डैश फॉर द लर्नर फिजिकल एजुकेशन। लेकिन वो बोलते हैं कि इसका संबंध क्या होना चाहिए, जो भी सिखाया जाए उसका मेंटल प्लस फिजिकल दोनों में रिलेशन होना चाहिए, जो भी आप सिखा रहे हैं बच्चे को। इट हैज़ मोर, रेफरेंस का मतलब होता है किसी का, मतलब रेफरेंस लग जाना, किसी की तरफ से कोई सिफारिश हो जाना। कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार होता है, ये नहीं होगा। रिकरेंस का मतलब होता है रिपीटेड। रेलेवेंस, ये किससे संबंधित होती है, टीचिंग लर्निंग मेथड मेंटली भी होना चाहिए और फिजिकली भी होना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट यू, जब हम आपके बारे में बात करते हैं एज लर्नर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वी मीन दैट वी हैव एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन द सब्जेक्ट एरिया रादर देन स्टडीड इट। जैसे हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि फिजिकल से मतलब ये है कि आप फील्ड में जा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्प्रिंट लगा रहे हैं, आप फास्ट पेस पे दौड़ रहे हैं। देखिए वो ठीक है, वो एक पूरा एक फिजिकल सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा भी क्लास के अंदर क्या होता है, जैसे आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो कुछ एक्टिविटीज़ करवाइए छोटी छोटी सी, कोई कोई गेम खिलवाइए उनको, तो वो स्टडी प्लस क्या हो जाता है, फिजिकल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो दिमाग चलेगा, हम केवल क्या समझते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट एरिया अलग हो जाएगा और स्टडी वाला एरिया अलग हो जाएगा। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि किसी एक सब्जेक्ट को सिखाने में आप, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग है तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग तो बोलना ही है, साथ में इमोशंस भी आपको एक्सप्रेस करने पड़ते हैं, तो वो फिजिकली इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर वन विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन 10 पर आता हूँ। द प्लॉट ऑफ द नोबल, प्लॉट का मतलब क्या होता है कि जो भी नोबल है उसकी जो पूरी जो रूपरेखा, द प्लॉट ऑफ द नोबल इज वेरी डल। अब डल का मतलब क्या होता है बताइए। डल का मतलब होता है जिसमें को मोनोटोनस हो, नीरस हो, है ना, मतलब अनइंटरेस्टिंग हो। अब आपसे पूछा क्या गया है, एंटेनिम पूछा गया है। तो डाइवर्टिंग का मतलब होता है भटका देने वाला, ये नहीं होगा। चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक, ठीक है, लेकिन ये फिजिकल चीज को बताता है। प्लॉडिंग का मतलब होता है कि कोई बहुत ज़्यादा क्या हो, परिश्रमी हो, है ना, लेबोरियस हो, हार्ड वर्किंग हो, इंडस्ट्रियस हो। और रिवेटिंग का मतलब होता है दिलचस्प, यानी कि इंटरेस्टिंग। तो आपको क्या बताना है, आपको यही तो बताना था कि भाई मोनोटोनस नीरस है जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, और रिवाइटिंग इंटरेस्टिंग है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 11 पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है कि कोलोकेट करना है, कोलोकेट विद द विश। देखिए आपको जो वर्ड, ये जो विश है, इस विश वर्ड को देखकर आपको इसको प्रॉपरली मैनेज करना है कि ये कौन सा वर्ड इसके साथ सही सेट होता है। देखिए, द जेनी आज्ड अलादीन, द जिनी आज्ड अलादीन टू डैश अ विश। जिनी ने अलादीन से कहा कि अपना विश करो, एक विश मांगो आप। तो देखो यहाँ पर टेक अ विश कभी नहीं होता, टेल अ विश कभी नहीं होता, मैंने मेक अ विश सुना है, ठीक है। मेक अ विश का मतलब क्या होता है, अपने मन में कोई एक आप कल्पना करें, मैं आपको जो हुक्म मेरे आका, मैं उसको पूरा कर दूंगा। मेरी पहली विश तो यही होती थी कि मैं एसएससी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो जाऊं, सीजीएल ऑफिसर बन जाऊं। बस इतना सा ही सपना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। ओवर बेफिजूल में बड़ा आदमी बन के काय को टेंशन पालू मैं, है ना। ज़्यादा बड़ा आदमी बनना ही बेकार हो जाता है कभी कभार। टेंशन सौ टेंशन उसके पास, लाइफ है, एंजॉय करो, बढ़िया, जो जिनको करना है वो करते रहो भैया। यू कैन बी सेंटेंस्ड फॉर द ट्रेस पासिंग फ्रॉम समवन एल्स प्रॉपर्टी।
देखिए आप अगर किसी और की प्रॉपर्टी में हस्तक्षेप करेंगे, ट्रेसपासिंग का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना, यानी कि एनक्रोचमेंट करना, एनक्रोचमेंट। एंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है कि अतिक्रमण करना, घुसपैठ करना, तो आपको सजा दी जाएगी। तो कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट, षड्यंत्र करना नहीं। लिविंग विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के छोड़ देना नहीं। शोइंग अनफिलनेस डिवोशन, सेल्फ अनसेल्फिश डिवोशन नहीं। एंटरिंग विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी में जाना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। अगेन देखिए आपको इसमें जो वर्ड अंडरलाइन है उसको आपको उसकी जगह पर आपको एक वर्ड को सेट करना है, क्या वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। वी सेट अप ऑन द जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो कभी भी यात्रा पे निकलने के लिए क्या होता है, सेट ऑफ होता है। सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट करना। क्या होता है, स्टार्ट करना। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जर्नी को या स्टार्ट किया अर्ली मॉर्निंग। सेट अबाउट नहीं होगा, सेट इन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। द विजार्ड वाइल परफॉर्मिंग एन आइटम, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर। द विजार्ड वाइल परफॉर्मिंग एन आर्टिकल एक्सीडेंटली सेट हिज ओन हैट ऑन फायर। देखिए जादूगर क्या था कि एक परफॉर्मेंस दे रहा था और अचानक से उसके खुद की कैप के अंदर आग लग गई। प्रॉम्प्टेड द फायर अलार्म टू गो ऑन। अब देखिए प्रॉम्प्टेड द फायर अलार्म, क्या किया उन्होंने, फायर अलार्म को बजाया। तो क्या किया होगा बताइए, किस तरह का किया होगा। उन्होंने सबसे पहले लेकर क्या किया होगा, गो अवे तो वर्ड नहीं होता, लेकिन ये अलार्म का जो होता है यानी तत्काल एक्शन लेना किसी काम में, द फायर अलार्म टू गो ऑफ। ठीक है, ये होता है, मतलब तत्काल एक्शन लेना, फायर अलार्म को बजा देना। तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर हो जाए। गो ऑन नहीं होगा, गो ऑन का मतलब जारी रहना होता है, ये नहीं। 15 पर आ जाएंगे। द अपशॉट, अच्छा क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। द अपशॉट ऑफ द कंसल्टेशन विद द डॉक्टर वाज एन ऑपरेशन शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट वीक। अब पहले अपशॉट का मतलब देख लेते हैं। अपशॉट का मतलब मतलब जो क्या हो, जिसका कोई कारण ना हो, है ना, जिसका कोई कारण ना हो। ठीक है, जो जिसका कोई कारण ना हो। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, ये नहीं होगा। एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, ये नहीं होगा। ब्लेम का मतलब आरोप लगाना किसी पर। कॉज का मतलब होता है कारण। तो क्या बोला गया है, कंसल्टेशन का कारण क्या हुआ कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला अगले हफ्ते के लिए। सो ऑप्शन नंबर 4। रेमिशन का मतलब क्या होता है वो समझिए। रेमिशन का मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना। रेमिशन का मतलब क्या होता है, किसी को क्षमा कर देना, यानी फॉरगिव कर देना। ठीक है। अब आपको यहाँ पर वर्ड देखना है, पनिशमेंट सजा देना। पार्डन का मतलब क्षमा करना, यही इसका आंसर है। और रिट्राइब्यूशन का मतलब होता है प्रतिकार करना, किसी के अगेंस्ट खड़े रहना। ओवरलुक का मतलब होता है कि किसी को मतलब अपेक्षा करना, किसी को अनदेखा कर देना, सरसरी नजर से बस ऊपर ऊपर देख के निकल जाना, ध्यान ना देना। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 में क्या दिया हुआ है, मे बी ही वॉन्टेड टू मेक श्योर ही डिडेंट एम्ब्रेस हर। अब आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है और सिलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग। इनकरेक्ट दिया हुआ है, उसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको सिलेक्ट करनी है। तो शुरू हो जाइए, कौन सा वर्ड इनकरेक्ट दिया हुआ है और किसकी स्पेलिंग आपको करेक्ट करनी है। देखिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर श्योर की स्पेलिंग सही है, लेकिन यहाँ पर गलत है। ठीक है, हमको क्या देखना है, क्वेश्चन में होनी चाहिए स्पेलिंग रॉन्ग और आंसर में स्पेलिंग होनी चाहिए करेक्ट, ये बोल रहा है वो कि क्वेश्चन में तो गलत स्पेलिंग को ढूंढो, आंसर में उसकी राइट स्पेलिंग को ढूंढो। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन में तो राइट है, आंसर में रॉन्ग स्पेलिंग है। तो देखो यहाँ पर ये श्योर की स्पेलिंग भी गलत जा रही है, यहाँ पर भी ये श्योर की स्पेलिंग गलत जा रही है, यहाँ पर ठीक है। अच्छा, एम्बेरेस की स्पेलिंग दी गई है, यहाँ पर दो तरह से एम्ब्रेस दिया हुआ है, एक एम्ब्रेस ये दिया हुआ है, एक एम्ब्रेस ये दिया हुआ है। तो देखिए ये वाली एम्ब्रेस की स्पेलिंग तो यहाँ पर गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। तो देखो क्वेश्चन में स्पेलिंग गलत है, आंसर में स्पेलिंग सही है। ऑप्शन नंबर 3 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आता हूँ। मुझे एंटोनिम बताना है। द स्टेट मीडिया हाउसेज प्रेजेंट वोसिफेरस
व्यू कंपेयर टू द प्राइवेट मीडिया। अब यहाँ पे जो 18 वाला क्वेश्चन था बेटा, पहले तो मीनिंग देखेंगे कि वोसिफोरस का मीनिंग क्या होता है। वोसिफोरस का मीनिंग होता है कि कोई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप का हो, है ना, जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं मतलब जो तेज हो काफ़ी ज़्यादा, है ना, जिसका व्यू कैसा हो, वोसिफरस व्यू हो, यानी तेज हो काफ़ी ज़्यादा, हल्का ना हो, जो हल्का सा ना हो। असर्टिव का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे निश्चय लेना या निर्णय लेना। पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक। बायस्ड का मतलब होता है अनजस्ट, यानी पक्षपात करना किसी से। और माइल्ड का मतलब होता है जो क्या हो, सौम्य हो, सॉफ्ट हो, हल्का हो। तो देखिए यहाँ पर माइल्ड आएगा, क्या आएगा, माइल्ड आंसर आएगा। ठीक है, ऊपर वोसिफरस का मतलब हो सकता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, जो तीखा हो, तेज हो। Select the option of the rectify the spelling of the underline word। अब देखो भैया, आपको इनमें से एक स्पेलिंग का चयन करना है कि कौन सी स्पेलिंग ठीक है, कौन सी वाली स्पेलिंग गड़बड़ है। तो मेरे हिसाब से तो देखो भैया, यहाँ पर ऑकरेंस, ओ डबल सी, ठीक है। यहाँ पे सिंगल आर आ रहा है, हटाइए इसको। ओ सी डबल आर ई एन सी ई, ये ठीक है यार ऑकरेंस की स्पेलिंग। ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ई, ये भी सही है। ओ डबल सी आर यू एन सी। देखो ये तीनों स्पेलिंग है लगभग एक जैसी हैं। तो क्या सर मैं तीनों ऑप्शन को टिक करूंगा? नहीं, देखो इसमें कैपिटल लेटर ओ आ रहा है तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें भी कैपिटल लेटर ओ आ रहा है, नहीं हो सकता। कैपिटल लेटर से एक सेंटेंस शुरू होता है, जबकि बीच में अगर आएगा तो स्मॉल लेटर आ जाता है। फिर क्या आ जाता है हमारे पास में? स्मॉल लेटर। तो हमको स्मॉल लेटर जो आ रहा है उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? बढ़ता हूँ आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्या कह रहा है? इट विल टेक 2 आवर्स टू वॉक अक्रॉस द फॉरेस्ट। आपको क्या बताना है? अंडरलाइन जो वर्ड है उसका आपको सब्स्टिट्यूट बताना है, समानार्थी बताना है। क्या मीनिंग बनेगा इसका? अक्रॉस का मतलब होता है जो है जंगल के रास्ते होते हुए गुजरना। बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में। थ्रू का मतलब होता है के रास्ते से होकर गुजरना। ओवर का मतलब होता है ऊपर से गुजरना। अवे का मतलब होता है दूर। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाएंगे। सिनोनिम आपको बताना है। सिनोनिम क्या कह रहा है? लेट अस अज्यूम दैट वी विल डू द जॉब ऑनेस्टली। अज्यूम करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मानना होता है ना, विचारना होता है कि लेट अस अज्यूम दैट वी विल डू जॉब ऑनेस्टली। चलिए अब हम आशा करते हैं कि हम लोग ईमानदारी से जॉब करेंगे। गिव का मतलब देना होता है, टेक का मतलब लेना होता है, थिंक का मतलब सोचना, अलाउ का मतलब आज्ञा देना। तो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। ऑन इट्स लास्ट लेग, भैया ईडियम्स बताना है आपको। ऑन इट्स लास्ट लेग, तो ये मैं आपको मेरे वीडियोस में भी पढ़ा हुआ है। ऑन इट्स लास्ट लेग का मतलब क्या होता है कि बुरी परिस्थिति में होना, लास्ट चांस नहीं होगा। क्रिपिंग ऑन द लेग, पैर से खिचरना नहीं होगा। स्लो मूवमेंट, ये भी नहीं होगा। इन बैड कंडीशन, ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर? 23 पर आते हैं। आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड आपको दिया गया है, फ्यू पीपल टर्न अप टू अटेंड द टार्डी प्रोमो ऑफ द न्यू मूवी। अब टार्डी का मतलब क्या होता है? टार्डी का मतलब होता है बेकार हो, जो घटिया हो। उसका घटिया प्रमोशन देखकर जो ऑडियंस था उसका दिमाग खराब हो गया। तो पहला होता है गॉडी। गॉडी का मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा भड़कीला हो, और ये नेगेटिव वे में बताता है गॉडी। ठीक है। एलिगेंट का मतलब होता है आकर्षक, और यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। इन्फीरियर का मतलब होता है किसी से कम होना, ये नहीं होगा। टोई का मतलब दिखावा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। 24 पर आते हैं। शी कुड इजीली ईट द डैश बिरयानी बाय हर सेल्फ। वह आसानी से बिरयानी को खा सकती है। तो हॉल तो मतलब होता है एक हाउस होता है, 4 साइडेड वॉल हो गई। ये क्या हो गया? 4 साइडेड वॉल हो गई। क्या 4 दीवारी बिरयानी को खा गई? नहीं, तो नहीं होगा। होल, होल का मतलब तो एक जो होल पास होता है, एक छेद होता है, वो नहीं होगा। इस होल का मतलब होता है पूर्ण, तो उसने क्या करा? पूरी बिरयानी अकेले ही खा गई वो,
और इस हाउल का मतलब होता है किसी चीज को ड्रैग करके लेके जाना, वजन को ढोना या खींच कर लेके जाना, तो हॉल होता है। अपने ऊपर वजन को ढो के लेके जाते हैं, ढोना मतलब टो करके लेके जाना। ठीक है, चलिए तो सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं हम लोग। अगर बेटा आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ बार बार, मैं अपने वीडियोज़ में ना इधर उधर की फालतू बकवास नहीं करता हूँ मैं। आपको भी मालूम है एग्ज़ाम कैसा आना है, क्या करना है। कुछ नए बच्चे हैं तो बेटा मैं क्लियरली बता दूँ आपको, एक क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, आपको उसको हैंडल करना है। इसके अलावा अगर आप इधर उधर सोच रहे हो तो वो मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाला सिलेक्शन। मैंने तो एक ही चीज़ नोटिस की है, जो भी एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया मेरे पास क्वेश्चन रहता है और उसका आंसर रहता है। इसके बीच में किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन चलता है ना फालतू, वो समझ के बाहर है। वो आपके समय को खा रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट, ठीक है मोटिवेट हो रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन मुझे मालूम है अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपने फॉर्म भरा है, तो आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो। बस जो कंटेंट है उसको अच्छे से पढ़िए और पेपर दीजिए। एक ही प्रोसेस है, पढ़ना है, पेपर देना है और सिलेक्शन लेना है। बस 3 स्टेप है। इसके बीच में कोई भी आ रहा है तो उसको साइड कर दो। इट फील्स लाइक आई मेड अ प्रॉमिस फॉर ऑफ मोर देन माई एबिलिटी। ऐसा लगता है कि मैंने अपनी योग्यता से ज़्यादा का प्रॉमिस कर दिया है। व्हेन आई प्रॉमिस टू कंप्लीट दिस वर्कशीट इन अ डे। देखिए उसने प्रॉमिस किया कि आज इस वर्कशीट को मैं कंप्लीट करके दे दूंगा, तो उसको अब ऐसा फील हो रहा है कि उसने कुछ ज़्यादा ही प्रॉमिस कर दिया है उसके अंदर। तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए वो देखिए। बीट वंस ब्रेन आउट, ये नहीं होगा। बीट वंस ब्रेन आउट का मतलब होता है किसी का दिमाग खराब करना। दिमाग खराब, दिमाग खराब करना, ये हो जाता है। ठीक है। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, अपनी आवश्यकता से अधिक काम ले लेना। ठीक है, जितना आप चबाते चबा नहीं सकते उससे ज्यादा मुंह के अंदर भर लेना। बीट द ड्रम, ढोल पीटना, ढोल पीटना। ठीक है। बर्न अ होल इन वंस, अपनी जेब खाली करना, अपनी जेब खाली करना। ठीक है, मैंने चारों के चारों मीनिंग आपके सामने सेट कर दी हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका फाइनल आंसर। दोस्तों आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया है, कंटेंट पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।